आज हम सब आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। कल हम लोग रक्त पर बात कर लिए थे। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और बातें क्या करेंगे, रक्त के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम एक बार थोड़ा रिवाइज करा देते इस बात को कि हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे। तो हम लोग बात कर लिए थे रक्त के बारे में। जैसा कि हम लोग देखे थे कि रक्त जो होता है, ये क्या होता है, दो भाग में दो भाग से मिलकर बना होता है। ठीक है। रक्त का पहला भाग जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, तरल भाग होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, रक्त प्लाज्मा। ठीक है। और ये टोटल रक्त का कितना परसेंट है, 55% है। और दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा है, ठोस भाग, जो टोटल रक्त का कितना हमारे पास 45% है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रक्त कोशिका बोलते हैं। ठीक है। रक्त के ठोस भाग को हम लोग क्या बुलाते हैं, रक्त कोशिका बुलाते हैं। और ये रक्त को कोशिका के प्रकार के था, तीन प्रकार के था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु था। ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे बातों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, रक्त कोशिका के बारे में। ठीक है। तो यहाँ से सॉरी, हाँ, रक्त कोशिका को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग रक्त कोशिका। हम लोग बात कर रहे हैं रक्त कोशिका का। रक्त कोशिका, ब्लड सेल। सेल। तो हम लोग बात कर रहे हैं रक्त कोशिका का। रक्त कोशिका के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, आरबीसी का। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोश, लाल रक्त कनिकाएं। लाल रक्त कनिकाएं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका किसको बोलेंगे, देखिए, ये एक ऐसा रक्त कोशिका, सबसे पहले आरबीसी क्या है, तो आरबीसी एक रक्त कोशिका है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करना। ठीक है। तो हमारे शरीर, हमारे रक्त, एक ऐसा रक्त कोशिका जो क्या करता हो, गैस का परिवहन करता हो। गैस में कौन कौन आएगा हमारे पास, तो गैस में एक ऑक्सीजन आ सकता है और दूसरा कौन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो अगर हम बात करें आरबीसी का, तो आरबीसी क्या है, तो हम बोल सकते हैं वैसा रक्त कोशिका, वैसा रक्त कोशिका जो जो शरीर में गैस का गैस का परिवहन करती है, गैस का परिवहन करती है, उसे रक्त कोशिका कहते हैं, उसे रक्त कोशिका कहते हैं। ठीक है। तो अगर बात की जाए रक्त कोशिका का, तो रक्त कोशिका किसको बोलेंगे, एक ऐसा सॉरी, हम बात करें अगर आरबीसी का, तो आरबीसी किसको बोलेंगे, तो आरबीसी सॉरी उसे लाल रक्त कोशिका कहते हैं। ठीक है। आरबीसी किसको बोलेंगे, एक ऐसा रक्त कोशिका जो शरीर में क्या करता हो, गैस का परिवहन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका, या उसे ही क्या बोलते हैं, आरबीसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बात करते हैं। हमारे पास जो आरबीसी होता है उसका अगर आकार का बात किया जाए, ठीक है, तो आरबीसी का जो आकार होता है ना, वो कैसा होता है हमारे पास, गोल होता है। और दोनों ओर से कैसा होता है, चपटा होता है। ठीक है। ये चपटी होती है, दोनों ओर से धसा हुआ होता है कुछ इस प्रकार से। अगर एक आकार बना है तो ये ऐसा गोल होता है आरबीसी। ठीक है। ऐसा गोल होता है आरबीसी। और ये बिल्कुल बीच से क्या होता है, दोनों तरफ से धसा हुआ होता है। ठीक है। जिसके वजह से इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस अपसेंट हो जाता है। ठीक है। तो दूसरा बात अगर हम बोल सके, तो आकार के लिए अगर बात करते हैं, कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, तो ये जो आरबीसी है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, क्योंकि बीच में ना जगह नहीं है इसके पास। ठीक है। इसके लिए इसमें क्या हमारे पास न्यूक्लियस क्या होता है, अपसेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो केंद्रक है, इसमें जो केंद्रक है वो कैसा होता है, अपसेंट होता है। और अपसेंट होने के कारण ही इसको हम लोग कोशिका नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कनिकाएं। ठीक है।
तो इसको कनिकाएं बोलने का मेन रीजन क्या है कि इसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो आरबीसी, ये जो आरबीसी है, ये जो ये जो लाल रक्त कोशिका है, ठीक है, इस लाल रक्त कोशिका के भीतर अगर हम बात करें तो एक एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आरबीसी में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस आरबीसी के भीतर अंदर में, ठीक है, अंदर में कहां पर, यहाँ पे अगर बात करें तो इस प्रकार से क्या है, हीमोग्लोबिन बैठा हुआ आरबीसी के अंदर, और ये एक नहीं होती है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, इसी को हम लोग हीमोग्लोबिन बुला रहे हैं, ठीक है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि हमारा रक्त लाल क्यों होता है, क्योंकि हमारे हमारे रक्त में क्या है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग रक्त का रंग लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात अगर बात करें तो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये चार गैस के कण के साथ क्या होता है, जुड़ सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन चार गैस के गैस के कण के साथ जुड़ती है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन क्या होता है, चार गैस के कण के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। नेक्स्ट यहीं पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ये आरबीसी आरबीसी का मेन काम होता है हमारे शरीर में गैस का परिवहन करना, ठीक है। अब कौन सा गैस का परिवहन करेगा ये, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, परिवहन करता है। तो यहाँ पे अगर इसका कार्य हम लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि आरबीसी आरबीसी शरीर में शरीर में गैस का गैस का परिवहन करती है, गैस का परिवहन करती है करती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि गैस कौन कौन सा होगा, तो ऑक्सीजन होगा और कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो आरबीसी क्या करता है, शरीर में गैस का परिवहन करता है। अब परिवहन भी दो अलग अलग तरीकों का है, ठीक है। एक परिवहन हमारे पास अगर बात करें एक परिवहन अगर हम बात करें तो पहला परिवहन होता है कहां से कहां तक, फेफड़ा से फेफड़ा से कोशिका तक, ठीक है। पहला परिवहन कहां से कहां होता है, फेफड़ा से कोशिका तक होता है, ठीक है। अच्छा, कौन सा गैस को ले जाएगा ये, तो हमारे पास जैसा कि हम लोग समझते हैं, जैसा कि लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास क्या था, श्वास लेते वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन आता है फेफड़ा के अंदर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आया फेफड़ा के अंदर, तो यहाँ पर जो आरबीसी होती है ना, ये आरबीसी क्या करता है, इस ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक है। और खींच करके इसको कहाँ पहुंचा देगा, ये मान लेते हैं ये आरबीसी है, इसको कहाँ पहुंचा देगा, हमारे पास कोशिका के पास पहुंचा देगा। अब जैसे ही कोशिका के पास पहुंचेगा तो कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन ले लेती है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करती है कोशिका और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दूसरा परिवहन कहाँ से कहाँ होगा, तो दूसरा परिवहन होता है हमारे पास कोशिका से लेकर के, दूसरा परिवहन चलता है कहाँ से कहाँ, कोशिका से फेफड़ा तक, कोशिका से फेफड़ा तक, ठीक है। अच्छा, कौन सा गैस का चलेगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो है ये टूटता है तो CO2 बनता है। तब बनने के बाद जितना भी CO2 है ये सब के सब क्या होता है, आरबीसी के अंदर आएगा, ठीक है। और आरबीसी से चलते हुए ये कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़ा तक पहुंच जाएगा। अब जैसे ही फेफड़ा तक जाता है तो हमारा आरबीसी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें भेज देता है, फेफड़ा के अंदर भेज देता है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें, अच्छा ये जो आरबीसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा है, इसके लिए हम एक टर्म बताए थे पिछले चैप्टर में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना। ठीक है, और यहाँ पे फेफड़ा के पास क्या बना है, ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया है, तो ये कौची बन गया हमारे पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो हमारे फेफड़ा के पास क्या होता है, आरबीसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहीं पे अगर हम बात करें तो कोशिकाओं के पास, हमारे पास आरबीसी क्या करता है, CO2 के साथ कनेक्ट होता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो आरबीसी है, ये आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को फेफड़ा से कोशिका तक पहुंचाती है, यानी परिवहन करती है। और वहीं पे अगर दूसरा बात करें तो हमारा जो आरबीसी है, CO2 क्या करता है, कोशिका से फेफड़ा तक लेकर के आता है। ठीक है, तो ये काम क्या है, लगातार चल रहा है, और यही इसका मुख्य काम है, किसका, आरबीसी का। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीसी को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और यहाँ से बढ़ते हैं कहाँ पे, डब्ल्यूबीसी के ऊपर। ठीक है, थोड़ा हम डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो अगर डब्ल्यूबीसी का बात किया जाए, अगर डब्ल्यूबीसी का बात किया जाए तो हम बात करें किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो दूसरा कोशिका, डब्ल्यूबीसी का हम बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका किसको बोलते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी किसको बोलते हैं, तो हमारे देखिए डब्ल्यूबीसी भी क्या है, एक रक्त कोशिका। अच्छा, ये कैसा रक्त कोशिका है, ये एक ऐसा रक्त कोशिका जो क्या करता है, हमारे ब्लड में जो भी हानिकारक पदार्थ आता है, उस हानिकारक पदार्थ को ये नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहें डब्ल्यूबीसी का, तो हम बोल सकते हैं वैसा रक्त कोशिका, वैसा रक्त कोशिका जो रक्त में उपस्थित रक्त में उपस्थित हानिकारक, या बोल सकते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव, रक्त में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का कार्य करती है, उसे उसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, उसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी क्या है, एक ऐसा रक्त कोशिका है जो क्या करता है, रक्त में उपस्थित जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव रहेगा, उस हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगला बात, अगर आप डब्ल्यूबीसी का बात करें तो डब्ल्यूबीसी होता है ना, इसका आकार कैसा होता है, हमारे पास अनियमित होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। अनियमित कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी इसका आकार नहीं होता, अनियमित होता है। ये बिल्कुल अमीबा के जैसा, जैसा कि आप समझते हैं कि अमीबा हमारे पास क्या है, अमीबा एक ऐसा अमीबा हमारे पास एक ऐसा बोल सकते हैं जंतु जीव है जिसका कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, अनियमित। इसी प्रकार से ये भी कैसा है, अनियमित है, मतलब इसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अमीबा का जैसा ही क्या होता है, दिखाई देता है। हाँ, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा सा क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, तो बीच में इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, लेकिन इसका आकार कैसा होगा, अनियमित। तो एक सवाल देखिएगा यहाँ से बनता है, कई बार पूछा जाता है ना कि दो कोशिकाओं का नाम बताइए जो हमारे पास अमीबा के जैसा मूव करता है, तो एक तो खुद अमीबा हो जाएगा और दूसरा कौन हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी, अगर आप डब्ल्यूबीसी को चलते हुए देखें, मूव करते हुए देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अमीबा ही क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और अमीबा लगभग क्या होता है, दोनों एक समान होता है, बस दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का,
तो डब्ल्यूबीसी के बारे में और भी बातें हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर ले कि हमारे पास इसका आकार कैसा अनियमित है। दूसरा, इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन कैसा है, अब्सेंट है, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन कैसा होता है, अब्सेंट होता है। अगर हीमोग्लोबिन अब्सेंट है तो डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होगा, क्या लाल हो सकता है क्या, ठीक है। तो लाल तो नहीं होगा, तो इसका रंग कैसा होगा, तो इसका रंग होता है सफेद। इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है, ठीक है। और इसका काम क्या था, इसका काम था हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करना। अब देखिए, ये दो तरीके से नष्ट करता है, ठीक है। एक तरीका है हमारे ब्लड में ये क्या करेगा, डायरेक्टली सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देगा, या फिर जैसे ही सूक्ष्म जीव आएगा ना तो उसको मारने के लिए एक एंटीबॉडी का क्या करता है, ये निर्माण करता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग तरीकों से क्या करता है, नष्ट करता है। तो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप बात ध्यान रखें कि हमारे पास डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का काम करता है। इतना अगर आप बात ध्यान रख लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा इनफ हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, ये टोटल 5 अलग अलग तरह के देखिए, मुख्य तो ये दो ही प्रकार के होता है, ठीक है। अब इस दो प्रकार को भी आप डिवाइड करते हैं तो ये टोटल के प्रकार के निकल के आता है, टोटल 5 प्रकार के ये निकल के आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये टोटल के प्रकार के होता है, 5 प्रकार के होता है, ठीक है। तो अब डब्ल्यूबीसी के बारे में इतना अगर कहानी ध्यान रखते हैं तो ये बहुत है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यूबीसी। वहीं पे अगर हम बात करें अब तीसरा, रक्त पट्टिका, ठीक है। तो तीसरा हम थोड़ा बात करते हैं। अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड कोशिका का, तो तीसरा हमारे पास है रक्त पट्टिका। प्लेटलेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये रक्त पट्टिकानु, रक्त पट्टिकानु का काम क्या है, रक्त पट्टिकानु का काम है केवल रक्त को थक्का जमाना, बस, और इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रक्त पट्टिकानु का तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा रक्त कोशिका, हम बोल सकते हैं वैसा रक्त कोशिका, वैसा रक्त कोशिका जो रक्त को रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो रक्त पट्टिकानु का मेन काम क्या है, रक्त को थक्का जमाना। अब यहाँ पे एक बात हम बताते हैं, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारे पास जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो हमारे पास कैसा होता है, अब्सेंट होता है, यानी इसमें भी न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। अब यहीं पे एक थोड़ा सा हम बात बताना चाहते हैं। बात क्या है, हमारे पास जितना भी रक्त कोशिका था, ठीक है, हमारे पास जितना भी रक्त कोशिका था, 3 प्रकार के रक्त कोशिका हम बताएं। तो हमारे पास जो भी रक्त कोशिका है, इन सभी रक्त कोशिका, अच्छा कौन कौन सा बताएं, तो सबसे पहले हम बात किए किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। दूसरा हम बात किए किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। और तीसरा बात की किसके बारे में, रक्त पट्टिकानु के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास जो रक्त कोशिकाएं, इन तीनों का निर्माण हमारे पास कहाँ होता है, ये तीनों बनता है हमारे पास बोन मैरो में, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा में बनता है। लाल अस्थि मज्जा हमारे पास क्या होता है ना, ये जो बोन होता है, ये जो बोन होता है, बोन के भीतर, बोन के भीतर ये जो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लाल रंग का एक उत्तक पाया जाता है, बहुत ही सॉफ्ट उत्तक होता है। अच्छा, ये उत्तक पूरा में है, लेकिन यहाँ पे दूसरा उत्तक होता है, यहाँ पे पीला उत्तक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लाल उत्तक। तो लाल उत्तक कहाँ होता है, ये हेड वाले पार्ट में होता है, ठीक है, मिडिल पार्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, लाल अस्थि मज्जा, इसको हम बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, यानी बोन मैरो बोलते हैं इसको, लाल अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है ना, एक कोशिका होता है, अस्टेम कोशिका बोलते हैं, वही अस्टेम कोशिका क्या करे, इन तीनों आरबीसी,
WBC और रक्त कटिकाओं का निर्माण करेगा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ध्यान रखिए कि इन तीनों कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ये काफी इनफ होता है, इससे ज्यादा डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कहानी खत्म हुआ किसका, रक्त कोशिका का। अब यहाँ से तो सबसे पहले हम लोग बात किया था कि हमारे पास जो परिवहन तंत्र है, परिवहन तंत्र में तीन अलग अलग बोल सकते हैं कारक है। तो सबसे पहला कारक कौन सा था, रक्त था। दूसरा कारक हृदय था। और तीसरा कारक क्या था, रक्त वाहिनी था। ठीक है, तो हम लोग रक्त को पूरा पूरा क्या कर लिए, खत्म कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग बढ़े हैं कहाँ पे, हृदय पर। और हृदय के बारे में क्या करेंगे, बातों को कुछ समझेंगे और सीखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आज सेकेंड हम लोग सेकेंड कारक का बात कर रहे हैं, दूसरा कारक का बात कर रहे हैं। पहला कारक रक्त था जिसको पूरा कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करते हैं हृदय का। हृदय, ठीक है, तो हार्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो हृदय क्या है, हृदय एक बहुत ही हृदय एक बहुत ही कोमल मांसल रचना है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हृदय एक कोमल और मांसल रचना होता है, यानी मांस का बना हुआ एक रचना है जो बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हृदय हमारे पास क्या है, एक बहुत ही कोमल और मांसल रचना है, जो कहाँ स्थित है, जो हमारे दोनों फेफड़ा के बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, स्थित होता है, लेकिन थोड़ा सा बाईं ओर क्या होता है, ये झुका हुआ होता है। ठीक है, तो हम अगर बोले तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हृदय क्या है, हृदय एक कोमल हृदय एक कोमल और मांसल रचना, हृदय एक कोमल मांसल रचना है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, फेफड़ा के बीच में, फेफड़ा के बीच में स्थित। ठीक है, फेफड़ा के बीच में कुछ इस प्रकार से, अगर डायग्राम से हम समझाना चाहें तो हम ऐसा बता सकते हैं कि ये हमारे पास मान लिया जाए कि ये हम लोग का फेफड़ा। ठीक है, ऐसा इस फेफड़ा के बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बीच में क्या होता है, हृदय बैठा होता है। ठीक है, यहीं पे कौन बैठा हुआ है, हृदय बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, ये बाईं ओर झुका होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये बाईं तरफ बाईं तरफ झुकी होती है, झुकी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इन टिल्ट होता है, बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और हृदय के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो हृदय के बारे में और हम बात करें तो हृदय का देखिए मेन काम क्या होता है ना, शरीर में रक्त को क्या करना, परिवहन कराना, और रक्त का शुद्धिकरण करवाना भी इसी का जिम्मेदारी है। ठीक है, यही वो हमारे पास अंग है जो क्या करता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करवाने का काम करता है, कन्वर्ट करता नहीं है, कन्वर्ट करने का काम तो फेफड़ा करता है। ठीक है, इसका केवल काम क्या है, फेफड़ा तक ब्लड को भेज देना ताकि शुद्धिकरण हो सके। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये रक्त का परिवहन करता है, परिवहन कराता है, रक्त का परिवहन तथा शुद्धिकरण में तथा शुद्धिकरण में शुद्धिकरण में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, तो रक्त का मेन काम क्या है, सॉरी, हृदय का मेन काम क्या है, तो हृदय का मेन काम है रक्त का परिवहन और उसके शुद्धिकरण में क्या करना, मदद करना। ठीक है, अब बात ये कि चलिए ठीक है, ये मदद तो करता है, लेकिन बात ये है कि किस प्रकार से ये मदद करेगा, ये कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हृदय का संरचना कर बात करें तो हृदय हमारे पास तीन कोना आकार का होता है, एक ट्रायंगल टाइप का होता है। ठीक है, तो अब एक बात यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हृदय का जो आकार है, हृदय का जो आकार है, ये तीन तिकोना या तीन कोना होता है। ठीक है, ट्रायंगल शेप का होता है, कुछ इस प्रकार से उल्टा ट्रायंगल बनता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा उल्टा ट्रायंगल, अगर इसका डायग्राम दिखाएं तो ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा, ऐसा। ठीक है, तो ये तीन कोना आकार का बनता है। ठीक है, देखिए ऐसा बन रहा है, ये ऐसा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसका आकार कैसा होता है, तीन कोने का आकार का होता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर थोड़ा सा संरचना का हम बात करें तो बगल में क्या करते हैं, संरचना को समझा देते हैं कि संरचना कैसे इसका बना हुआ। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा और इस बात को समझिएगा कि हमारे पास इसका कहानी कैसा चल रहा है। ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं इसका रचना का, हम थोड़ा बात करते हैं हृदय के रचना का। हृदय का रचना, ठीक है, या हृदय का संरचना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें हृदय के संरचना का, तो हमारा जो हृदय है, तो हृदय का हम संरचना का बात करें, तो अगर हृदय के बारे में बात करें, तो हृदय जो है हमारे पास, इसके अंदर क्या कितना वेस्ट, इसके अगर आप हृदय को काटे और हृदय के अंदर देखें, तो हृदय के अंदर क्या होता है, चार चेम्बर पाया जाता है, चार चेम्बर पाया जाता है, चार खाली स्थान पाया जाता है। उस खाली स्थान को हम लोग वेसम बोलते हैं। ठीक है। यानी कि हमारा जो हृदय है, ये चार वेसम से मिलके बना हुआ। ठीक है। ऐसा देखिए, अगर हम वेसम इसमें दिखाना चाहें, तो कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। ये ये एक वेसम बना दिए हैं। ये दूसरा वेसम। ठीक है। रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बस समझाने के लिए। ऐसा। ठीक है। तो हमारा हृदय जो है, इसमें चार वेसम पाया जाता है। ये जो ऊपर का दो वेसम है, ये जो ऊपर का दो वेसम है, इसको बोलते हैं आलिंद। ठीक है। और जो नीचे का दो वेसम है, इसको बोलते हैं निलय। ठीक है। एक को बोलेंगे दायां आलिंद, एक को बोलेंगे बायां आलिंद। ठीक है। तो अगर इसको आप बुलाना चाहे, तो इसको आप बोल सकते हैं दायां आलिंद, इसको बोल सकते हैं बायां आलिंद। ठीक है। इसको बोल सकते हैं दायां निलय, इसको बोल सकते हैं क्या, बायां निलय। ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करें थोड़ा सा अंदर की, तो यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो हमारा जो हृदय है ना, वो हृदय में यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा स्थान क्या होता है, खाली होता है। क्योंकि यहाँ पे लगे होते हैं क्या, वॉल्व लगे होते हैं। ऐसा, यहाँ पे कपाट लगा होता है। ठीक है। यहाँ पे त्रिदलीय कपाट है, और यहाँ पे कौन सा होता है, द्विदलीय कपाट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कपाट ही जो लगातार खुलते रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं द्विदलीय कपाट। द्विदलीय कपाट। ठीक है। और ई कपाट को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है। त्रिदलीय कपाट। ठीक है। तो अंदर में क्या है ना, अंदर में कुछ इस प्रकार से संरचना है, और कुछ धागे भी होते हैं जो यहाँ से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है। अभी धागे के बारे में उतना बात करना है नहीं, वो सीखना नहीं है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो हमारे पास हमारे पास अगर बात करें, तो जो हृदय है, जो हृदय है, इसके अंदर कितना वेसम होता है, चार वेसम होता है। दो वेसम ऊपर की ओर है, दो वेसम कहाँ है, नीचे की ओर। ठीक है। ऊपर वाले दोनों वेसम को हम क्या बोलेंगे, आलिंद बोलेंगे। जबकि नीचे वाले दो विषम को हम क्या बोलेंगे, निलय बोलेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें अलिंद का,
तो आलिंद दो भाग में बटा हुआ है, एक दायां आलिंद अब एक कौन सा है, बायां आलिंद। वहीं पे अगर निलय का बात करें तो एक दायां निलय है और दूसरा कौन सा हमारे पास बायां निलय होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम बात करें तो दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में एक कपाट स्थित, इसका नाम क्या है, त्रिदलीय कपाट है। वहीं पे अगर हम बात करें बायां अलिंद और बायां निलय के बीच, तो एक कपाट पाया जा रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विदलीय कपाट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो एक बात को हम समझना चाहते हैं कि हमारा हमारा जो हृदय है, हमारा जो हृदय है, ये दो झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। ये दो झिल्ली से घिरा होता है, इसमें एक झिल्ली क्या होता है, बिल्कुल भी हृदय के मसल से क्या है, सटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो हमारा जो हृदय से पहला झिल्ली होता है, वो हृदय से क्या होता है, बिल्कुल सटा हुआ होता है, ठीक है, ऐसा। तो ये पहला झिल्ली हम बना रहे हैं जो हृदय से बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। इस झिल्ली को पेरिकार्डियम बोलते हैं। हृदय के चारों ओर जो उपस्थित झिल्ली रहेगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे। अब ये पेरिकार्डियम दो तरह के हैं, एक है जो हृदय से ये बिल्कुल सटा हुआ, अब एक पेरिकार्डियम थोड़ा दूर होता है, ठीक है। तो जो अंदर में आएगा उसको बोलेंगे अंतः पेरिकार्डियल झिल्ली, अंतः पेरिकार्डियम झिल्ली। और जो बाहर में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, एक झिल्ली ऐसा होता है और दूसरा झिल्ली जस्ट इसके ऊपर से क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये हृदय को क्या किए हुए, चारों तरफ से घेरे हुए, ठीक है। तो हमारे पास अगर अगर हमारे पास बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो हृदय है, ये दो झिल्ली से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, ऐसा। एक अंदर की ओर, एक कौन सा है, बाहर की ओर, ठीक है। तो अंदर वाले हमारे पास जो झिल्ली है, इसको बोलेंगे अंत पेरिकार्डियम झिल्ली, इसको बोलते हैं अंत पेरिकार्डियम झिल्ली। और जो बाहर की ओर है, इसको बोलते हैं बाह्य पेरिकार्डियम झिल्ली, इसको बोलते हैं बाह्य पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें ऐसे, तो इन दोनों को मिलाकर ना एक ही शब्द में क्या बोल सकते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली। और इन दोनों का अगर आप बात करें तो इसका मेन काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें तो अंतः और बाह्य के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल गुहा बोलते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम गुहा, पेरिकार्डियम गुहा, ठीक है। और इसी गुहा में क्या होता है, द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा द्रव भरा हुआ है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रव है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव, पेरिकार्डियम, यही पेरिकार्डियल द्रव कह सकते हैं, पेरिकार्डियल द्रव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक हृदय का संरचना। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो ये एक हृदय जो बाहर बाहर से बना है, ठीक है। अब एक संरचना और हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, सुनिए, इसी में रहेगा, बस थोड़ा सा अलग बनाते ताकि थोड़ा सा क्लियर दिख पाए, ठीक है। ये इसमें क्या काफी ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, इसके लिए इसको हम थोड़ा सा अलग बनाते हैं और थोड़ा और समझाते हैं इसको बारे में, ठीक है। जैसा कि अगर बात करें तो हृदय में हमारे पास कितना वेसम था, चार वेसम था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चार वेसम को हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक बार इसको बनाते हैं और इसको एक बार समझाते हैं, ठीक है। तो समझिएगा इस बात को। अगर हम बात करें तो ये ऐसा चार वेसम, ऐसा, ऐसा, जो थोड़ा सा टिल्टेड था किधर की ओर, जो थोड़ा सा टिल्टेड था हमारे पास बाएं तरफ, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे त्रिदलीय कपाट, यहाँ पे कौन सा था, द्विदलीय कपाट, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ कौन सा, द्विदलीय कपाट, और यहाँ पे कौन सा बैठा हुआ, त्रिदलीय कपाट बैठा हुआ, ठीक है।
अब यहीं पे अगर बात करें तो हमारे पास ये जो दायां निलय होता है, ये दायां निलय कनेक्टेड है एक बहुत ही मोटा वेसल से, ठीक है, सबसे बड़ा बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी सी रक्त वाहिनी खुलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा रक्त वाहिनी खुलता है, ठीक है, ऐसा। इस रक्त वाहिनी को हम लोग बोलते हैं महासीरा, ठीक है, इसका नाम क्या है, महासीरा नाम है, ठीक है। ये महासीरा क्या होता है, आगे जा करके दो भाग में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यह महासीरा आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग ऊपरी महासीरा और एक को बोलते हैं क्या, निचली महासीरा, ठीक है। तो यह महासीरा जो है ना, ये क्या करता है, अगर ऊपरी महासीरा का बात करें तो ऊपरी महासीरा क्या करता है, हृदय के ऊपर वाले भाग से अशुद्ध रक्त को लाता है। ये क्या करता है, इसका काम है अशुद्ध रक्त लाना, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, इसका भी काम क्या है, अशुद्ध रक्त को लाना, लेकिन कहाँ से, ये लाएगा हृदय के नीचे वाले भाग से। और ये रक्त को ला करके क्या कर देगा, यहाँ पे दायां अलिंद में ला क्या करता है, छोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इसको हरा से दिखाते हैं अशुद्ध रक्त, ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, ठीक है। तो ये क्या होता है, सारा का सारा दायां अलिंद में आ गया। कि जो रक्त आया है ये कैसा हमारे पास, अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो महासीरा के बारे में अगर बात किया जाए तो महासीरा कहाँ से जुड़ा हुआ, तो ये दायां अलिंद से जुड़ा होता है, जिसका काम क्या होता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाना और दायां अलिंद में ला करके छोड़ देना इसको, ठीक है। अब क्या होगा, जैसी दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आएगा तो अशुद्ध रक्त आते ही दायां अलिंद क्या करता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही दायां अलिंद सिकुड़ता है ना, जैसे ही दायां, अच्छा दोनों, सॉरी दायां बोल रहे, दोनों के दोनों आलिंद क्या करेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आलिंद में रक्त आया है। जैसे ही आलिंद में रक्त आएगा तो दोनों का दोनों आलिंद क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही आलिंद सिकुड़ता है तो ये त्रिदलीय कपाट क्या होता है, खुल जाता है। और जैसे ही त्रिदलीय कपाट खुलेगा, ये सारा का सारा रक्त क्या होगा, त्रिदलीय कपाट को होते हुए कहाँ आ जाएगा, दायां निलय में आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये रक्त कैसा हमारे पास, अशुद्ध है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही रक्त यहाँ पर आएगा तो अभी रक्त कहाँ आया, निलय में, तो अब बारी है सिकुड़ने का, किसका, निलय का, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जो आलिंद सिकुड़ा था अब वो फैलेगा, ठीक है, और निलय क्या करेगा, सिकुड़ेगा। अब जैसी आलिंद फैलना शुरू करता है और निलय सिकुड़ना शुरू करेगा, तो होता यह है कि त्रिदलीय कपाट वापस से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जैसी त्रिदलीय कपाट बंद होगा और निलय सिकुड़ेगा तो ब्लड के ऊपर क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। अब जैसे ही प्रेशर बनेगा तो ब्लड को कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे अगर आप बात करें तो इस दायां नीले से क्या होता है, एक रक्त वाहिनी बाहर की ओर निकलती है जो फेफड़ा में जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, एक रक्त वाहिनी निकलती है जो फेफड़ा में प्रवेश करेगा। अब ये फेफड़ा में जाने से पहले क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है, एक दायां फेफड़ा में जाएगा, एक कहाँ जाएगा, बायां फेफड़ा में। बाकी इसको हम बांट नहीं रहे, इसको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें तो ये कहाँ चल जाता है, फेफड़ा के पास। तो यहाँ पे हम ना एक दिखा देते हैं फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा, फेफड़ा के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा, ऑक्सीजन से कम होगा, और ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो फेफड़ा के अंदर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये फेफड़ा के पास चला आया है। अब क्या होगा समझिए, जैसे ही नीला सिकुड़ता है तो ये सारा रक्त क्या होता है, ये सब के सब अशुद्ध रक्त इस रक्त वाहिनी से होते हुए कहाँ को आ जाएगा, ये फेफड़ा में आके प्रवेश करेगा, ठीक है। ये आएगा आएगा फेफड़ा में आके प्रवेश करेगा। और जैसे ही फेफड़ा में आएगा ना तो देखिए, ये जो अशुद्ध रक्त, ये कौन सा रक्त आ रहा है, ये हमारे पास इम्प्योर ब्लड है। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसके पास आएगा तो रक्त क्या करता है ना, CO2 को वापस दे देता है, और O2 क्या करता है, खींच लेता है। जैसे ही रक्त यहाँ पर आ जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा गैस का। अच्छा, गैस किस प्रक्रिया की मदद से एक्सचेंज हुआ है, तो ये हुआ विसरण की मदद से एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो अब देखिए जो रक्त बना, अब जो रक्त बना
ये कौन सा रक्त बना, ये हमारे पास प्योर ब्लड बन चुका है। ये बन चुका है कैसा, प्योर ब्लड बन चुका है। अब ये प्योर ब्लड बन करके ये कहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आकर के दाया बाया नीलय में, सॉरी बाया आलिंद में क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये ब्लड कैसा, अभी प्योर ब्लड है। तो अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही नीलय सिकुड़ा था तो सारा ब्लड क्या हुआ, इस रक्त वाहिनी से होते हुए फेफड़ा में गया, और फेफड़ा में जाकर क्या किया, विसरण की मदद से गैस का एक्सचेंज किया, और गैस का एक्सचेंज करके इम्प्योर ब्लड को कैसा कन्वर्ट कर दिया, प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब बात यह है कि ये जो रक्तवाहिनी गया है इसका नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के अगर आप बात करें, अगर इसका बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक, जहां तक अशुद्ध रक्त है, ठीक है, इस रक्तवाहिनी का नाम पड़ता है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ता है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाम दिया गया धमनी। ठीक है, तो नाम अगर धमनी है तो इसका, इसमें क्या होना चाहिए, शुद्ध रक्त होना चाहिए, जबकि इसमें होता है कैसा, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो पूरा शरीर का यही एक ऐसा धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त ना हो करके क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है। अब बात यह है कि क्या ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन क्या होता है ना, हमारे पास देखिए धमनी का डेफिनेशन दो अलग अलग तरीकों से क्या किया गया, समझाया गया। ठीक है, कैसे समझाया गया है, देखिए हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि जो रक्त वाहिनी में अशुद्ध रक्त होगा उसको आप सीरा बोलिए, जिसमें शुद्ध होगा उसको हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। लेकिन धमनी और सीरा का एक और डेफिनेशन है कि हृदय से एक ऐसा रक्त वाहिनी जो हृदय से रक्त को दूर ले जाए उसको हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और एक ऐसा रक्त वाहिनी जो रक्त को हृदय के पास लाए उसको हम क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। ठीक है, इसी के लिए यहां से लेकर के यहां तक ये जो रक्त वाहिनी दिखाई दे रहा है, इस रक्त वाहिनी का हम लोग नाम दिए फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, सॉरी फुफ्फुस सिरा नाम दिया। अच्छा, ये फुफ्फुस टर्म कहाँ से आया है, तो ये आया है हमारे पास फेफड़ा से। ये जो रक्त वाहिनी क्या कर रहा है, रक्त को फेफड़ा में लेके जा रहा, इसके लिए यहाँ पे फुफ्फुस शब्द आया, क्योंकि फेफड़ा को बायोलॉजिकल भाषा में पल्मोनरी बोलते हैं, और पल्मोनरी को हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम लोग, फुफ्फुस बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास फुफ्फुस, फुफ्फुस सीरा। क्यों बोल रहे हैं फुफ्फुस सीरा, जबकि इसमें कैसा रक्त है, हमारे पास शुद्ध रक्त है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जबकि सीरा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है। लेकिन हम क्या बोले, सीरा का एक और डेफिनेशन है कि हमारे पास एक ऐसा रक्त वाहिनी जो हृदय की तरफ ब्लड को लाता है। ठीक है, तो ये हृदय की तरफ ब्लड को ला रहा है, इसलिए इसको हम क्या बुला रहे हैं, सीरा बुला रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा रक्त, जैसे ही यहाँ पे रक्त आएगा, तो अब क्या होगा ना, जैसे ही रक्त आएगा तो अब क्या करेगा, ये आलिंद सिकुड़ेगा, और जैसे ही आलिंद सिकुड़ेगा तो द्विदलीय का पार्ट क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जैसे ही खुलेगा तो सारा रक्त कहाँ जाएगा, यहाँ पे नीलय के अंदर क्या होता है, चला आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, शुद्ध रक्त आ गया। अब जैसे ही शुद्ध रक्त आया है, अब बारी किसका है, निलय को, निलय के सिकुड़ने का। तो जैसे ही निलय सिकुड़ेगा अलिंद क्या करेगा, फैलेगा। ठीक है, अब जैसे ही फैलता है अलिंद तो द्विदलीय कपाट क्या होता है, बंद हो जाता है, तो वापस से ब्लड अब जा नहीं पाएगा। इस ब्लड को यहाँ से निकालने के लिए क्या होता है ना, एक और रक्त वाहिनी उपस्थित होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। यहाँ पे क्या है, एक और रक्त वाहिनी बैठा हुआ। ठीक है, ये क्या करेगा, इसी रक्त वाहिनी से होते हुए, इसी रक्त वाहिनी से होते हुए ये कहाँ चल जाएगा, शरीर के अलग अलग भाग में। ठीक है, ये कहाँ चल जाएगा, शरीर के अलग अलग अंग में चल जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी। ये सबसे बड़ा धमनी है, इसीलिए हम शरीर का सबसे बड़ा धमनी, इसलिए इसलिए इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। और इसको क्या बोल रहे हैं, महाशिरा, क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा महाशिरा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस प्रकार से क्या होता है कि हृदय से हमारा रक्त अंगों तक क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, तो ये पूरा कहानी है किसका, हृदय का। तो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा बात को। ठीक है, हम क्या बोले, हमारे पास जो हृदय है उस हृदय में चार वेसम पाया जाता है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों वेसम को आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले दोनों वेसम को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। ठीक है, आलिंद को आप दाया बाया करके दो भाग में बांट सकते हैं, एक दाया आलिंद, एक बाया आलिंद। और दूसरा निलय को भी ऐसे ही बांट सकते हैं, दाया आलिंद, सॉरी दाया निलय और बाया आलिंद, बाया निलय। ठीक है, अब हम बात करें हृदय का, तो हृदय का जो दाया आलिंद होता है, ये जो हमारे पास राइट अट्रियम होता है, इस राइट अट्रियम से क्या है ना, एक मोटा ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं। ठीक है, इस मोटे ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं,
महाशिरा बुलाते हैं। ठीक है, ये महाशिरा कनेक्टेड है किसके साथ? ये महाशिरा कनेक्टेड है हमारे राइट अट्रियम के साथ। अब ये राइट अट्रियम से कनेक्ट हो क्या करता है, शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त है सबको लाके राइट अट्रियम में रख देता है। ठीक है, अब जैसे ही राइट अट्रियम आएगा तो हमारे पास अट्रियम क्या करता है, सिकुड़ता, यानी आलिंद सिकुड़ेगा। और जैसी आलिंद सिकुड़ेगा तो सारा का सारा रक्त क्या होता है, आलिंद से निलय में आ जाता है। अब जैसे ही निलय में आएगा तो अब निलय क्या करेगा, सिकुड़ेगा। अब निलय क्या करेगा, सिकुड़ेगा। जैसे ही निलय सिकुड़ता है, जैसे ही निलय सिकुड़ेगा तो हमारे पास क्या होता है, त्रिदलीय कपाट बंद हो जाता है। ठीक है, अब जैसे त्रिदलीय कपाट बंद होगा तो कहीं ना कहीं ब्लड को जाना पड़ेगा। ठीक है, तब ब्लड को ले जाने के लिए क्या होता है, निलय से एक रक्त वाहिनी बाहर की ओर निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस फुफ्फुस धमनी में होना चाहिए शुद्ध रक्त, लेकिन होता है कैसा, अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि डेफिनेशन पे ये बेस्ड है, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। बहुत लोग बोलता है कि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, कोई अपवाद बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक डेफिनेशन है। ठीक है, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास बात करते फुफ्फुस धमनी क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को लेकर के फेफड़ा के पास जाएगा, वहां पे जा क्या करता है, विसरण की प्रक्रिया करेगा और अशुद्ध रक्त को क्या बनाएगा, शुद्ध। अशुद्ध बना क्या करता है, फुफ्फुस सिरा से उसको वापस भेज देता है। कहाँ पे, बोल सकते हैं हम लोग, दाया आलिंद में, दाया नहीं, बाया आलिंद में क्या करता है, इसको भेज देता है। अब जैसे ही बाया आलिंद में आएगा तो अवालिंद फिर से क्या करेगा, सिकुड़ेगा। और जैसे सिकुड़ता है तो द्विदलीय कपाट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और सारा रक्त बाया आलिंद से कहाँ जाएगा, बाया निलय में। अब जैसे ही निलय में आएगा तब क्या करेगा, वापस से निलय सिकुड़ेगा। तो निलय सिकुड़ने के कारण क्या होता है, सारा का सारा ब्लड महाधमनी को होते हुए हमारे अंगों में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, पूरा का पूरा हृदय काम करेगा और हमारे पास ब्लड को क्या करता है, पूरा शरीर में इस तरह से भेजते रहता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।